प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी के लिए क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोगों का ये फोर्थ वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंटेंट्स और सिलेबस को। सेकंड वीडियो में हमने व्हाट इज लिविंग थिंग्स पढ़ा था और थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। यह आपका फोर्थ वीडियो बनता है और जिसमें आपके टीजीटी की एक टॉपिक इंक्लूड हुई है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे। क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं, ये एनसीईआरटी की बुक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके पढ़ने के लिए आपके फुल कोर्स को कवर करती है, तो आप यहाँ से 11th वाले भी अपनी एनसीईआरटी को इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो बिना टाइम गंवाए। तो यहाँ आप देखें, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी जैविक संसार में जो या जो जीवित संसार है, इसकी विभिन्नता के बारे में चर्चा करनी, इसकी विभिन्नता के बारे में पढ़ना है और समझना है। क्लियर है? इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई पड़ते हैं। ठीक है? चाहे वो मान लेते हैं जीव कैसे हो सकते हैं, जैसे आप अपने पास में प्लांट देख सकते हैं, एनिमल देख सकते हैं, इंसेक्ट देख सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे हैं जो नेकेड आई से सीन नहीं होते, जैसे बैक्टीरिया है। ठीक है? वो आपके नेकेड आई से सीन नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो आपके पाए जाते हैं। यहाँ पे वायरस हमने नहीं बोला, आप ध्यान देंगे तो हमने बैक्टीरिया बोल करके मैं रुक गया, वायरस के बारे में नहीं बोला। मैंने कल नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है। अब योजक कड़ी कैसे है? जैसे मान लेते हैं कि जब ये लिविंग थिंग्स में होता है तो वहाँ पे अपने बिहेवियर को सीन करता है, यानी दिखाता है, और जैसे ही लिविंग थिंग्स के बाहर जाता है ये नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है, यानी दे कैन लूज आवर कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू द मल्टीप्लाई या रिप्रोडक्शन। वह अपने मल्टीप्लाई करने की या रिप्रोडक्शन करने की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को क्या करता है, खो देता है। कौन? वायरस। इसी कारण पिछली बार जब 2020 में आपके यहाँ क्या हुआ था कि आया था ब्रेक दी चेन ऑफ कोविड 19 के चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। उसी प्रकार से बाद में कहा गया कि आप मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का अगर से उपयोग करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जो ये वायरस है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। तो जब बॉडी से बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगेगा और ये फंक्शनल नहीं रह जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि उसका कुछ न कुछ बड़ा बैड इफेक्ट पड़ा और लोगों ने उस बात को अच्छे से उपयोग नहीं किया। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये स्प्रेड हो गया। इसकी जो सेकंड स्ट्रेन, कहीं कहीं पे फोर्थ स्ट्रेन, थर्ड स्ट्रेन आई, ये सेकंड स्ट्रेन कहीं ना कहीं और स्ट्रांग होकर के आई, जो इंसान के लिए जानलेवा बन गई। तो यानी आप अपने चारों तरफ अगर देख रहे हैं तो लिविंग थिंग्स तो दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जैसे बैक्टीरिया आपके नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ रही, अभी आगे सब कुछ मिलेगा। जैसे बी इट पोटेड प्लांट, आप पौधे देख सकते हैं, गमले में रखे गए पौधे आपके दिखाई पड़ सकते हैं। इंसेक्ट, कीड़े देख सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े जैसे स्पाइडर है, मॉस्क्यूटो है, ग्रासोपर है, इसे देख सकते हैं। ठीक है? बर्ड्स देख सकते हैं, बर्ड्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे। और आप पौधे लगाते रहिए, पानी इत्यादि रखते रहिए, जिससे पक्षियाँ जो हैं ये विलुप्त हो रही हैं, ये विलुप्त ना हो। आप पौधे का कौन सा लगाते हैं? यूकेलिप्टस लगाते हैं। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों बिक रहा है? ऑक्सीजन बिकने का कारण ये है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम है। जैसे ऑर्गेनिज्म जितना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन लेवल कम है। जितना हमारे देश में प्लांट होना चाहिए उसका 50% भी प्लांट नहीं, जो होना चाहिए उसका 40% है, यानी 60% प्लांट की कमी है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आए दिन हो रहा, आप सोशल में डिस्कस किए होंगे क्लास 10th में। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है कि जो फिजिकल लाइफ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है और ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं वो है, नुकसानदायक है। 5 जून को आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो हमारे टीचटी के मित्र हैं वो जानते रहे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि उस किस सन से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस सन से मनाया जाता है, यानी वो सन को आपको बताना कमेंट करके, जो लोग जानते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप जरूर उसे जा करके सर्च करके देखिए और नोट करिए। ये आपके टीजीटी में, आपके टेट में, पेट में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, आपको काम देगा।
क्या हम आपसे पूछ रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आपको ये बताना है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था और 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी और 2021 के विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस की यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होगा उसकी थीम क्या होगी, इसके बारे में आपको बताना होगा। क्लियर है? आप नीचे कमेंट करके बताएं, जिससे आपके कमेंट से और भी आपके जो सहयोगी मित्र होंगे वो भी देखेंगे, समझ जाएंगे। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुरंत सर्च करिए यूआरएल डाल करके और तुरंत आप कमेंट करके बताइए, फिर आगे आप क्लास तो करते रहेंगे। ठीक है? क्लास ओवर होने से पहले आप कमेंट जरूर करके जाइएगा, लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है? आवर पेट्स, पेट्स मतलब होता है जो आपके पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग खरगोश पालते हैं, जैसा जिसकी शौक होती है अपनी शौक के हिसाब से लोग जानवर को पालते हैं। आर अदर एनिमल्स एंड प्लांट, और बहुत सारे एनिमल और प्लांट आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट में जो आपके आसपास दिखाई पड़ते हैं, जिसे आप लिविंग थिंग्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है? There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you। कह रहा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे आप उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई मतलब कि आपको आईना लगा के नहीं देखना है, बल्कि नेकेड आई का मतलब है कि आप उस ऑर्गेनिज्म को कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक है, यानी उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, आप नेकेड आई से सीधे आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है? बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्रोटोजोवन होंगे, बहुत सारे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे फंजाई होंगे, बहुत सारे एल्गी के ऑर्गेनिज्म होंगे जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्लियर है? इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इट, कह रहा कि अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो आप और भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। द रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे आपके ऑर्गेनिज्म का लेवल बढ़ता चला जाता है। आप 11th वाले जो मित्र यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट 11th के देख रहे हैं, वो जाने आपको एक क्वाड्रेट करके, एक क्वाड्रेट का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आप क्या करते हैं, एक क्वाड्रेट बनाते हैं और उस क्वाड्रेट में पाए जाने वाले, ग्रास लैंड में क्वाड्रेट बनाते हैं और पाए जाने वाले स्पीसीज के बारे में आप लिखते हैं। उसी तरह से जैसे आप एरिया बड़ी करते जाएंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की स्पीसीज आपको दिखाई पड़ती है। क्लियर है? द रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज ऑब्वियसली इट यू वे टू विजिट इन डेंस फॉरेस्ट। अगर आप एक घने जंगल को विजिट कर रहे हैं, विजिट करने का मतलब देखने का प्रयास कर रहे हैं आप घने जंगल को, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लिविंग थिंग्स को देख सकते हैं। कहाँ पे? डेंस फॉरेस्ट में। ठीक है? ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, अलग अलग वेराइटी के प्लांट, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट देख सकते हैं, एनिमल देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। डेट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के बहुत सारे प्लांट एनिमल को आप वहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे? डेंस फॉरेस्ट में। द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट यू नो एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 बिलियन मिलियन। कह रहा है कि जो स्पीसीज का रेंज है वह कितना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, और इस तरह से लगभग 17 से 18 लाख प्रकार, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज पाए जाते हैं। दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी, चूंकि लिविंग है इसलिए इनको हम क्या कर देते हैं, बायो, और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, यानी लिविंग थिंग्स में पाई जाने वाली विभिन्नताएं यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। आर द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बी आइडेंटिफाइड। As start earlier, there are millions of plant and animal in the world। you कह रहा है शुरुआत के दिनों में, जब शुरुआत में इसकी स्टडी शुरू हुई, बहुत सारे प्लांट और एनिमल पाए जाते थे पूरे संसार में। वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम, तो उन्हें उनके लोकल नेम में कोई ना कोई नाम से बुलाया जाता है। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि हम अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं,
तो जब हम अवध क्षेत्र के रहने वाले, तो हमारे यहाँ जो भाषा हिंदी में बोली जाती है, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। अगर हम ब्रज के रहने वाले हैं तो ब्रज बोला जाता है। अगर हम भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले तो भोजपुरी बोली जाती है। मिथिला क्षेत्र के रहने वाले तो मिथिला बोली जाती है। वहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म का नाम अगर हम रखेंगे, कोई नया जीव मिलेगा, कोई नई मिठाई मिलेगी, कोई नया प्रोडक्शन होगा, तो उसको हम मिथिला में, ब्रज में, हिंद अपने हिसाब से रखेंगे। अगर हम थोड़ा सा एजुकेशन की पॉइंट पे बढ़ेंगे तो उसका नामकरण हम किस पे करेंगे? हिंदी में कर देंगे, बहुत करेंगे। अगर और स्टैंडर्ड जाएंगे तो इंग्लिश में कर देंगे। लेकिन ये बताइए कि जो हिंदुस्तान में या जो यूपी के अवध में, मिथिला में, ब्रज में, भोजपुरी क्षेत्र में कहीं पे पैदा हुआ व्यक्ति है, या कोई जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्रोडक्शन का थिंग्स है, क्या उसका नाम चाइनीज में, रसिया में, किसी और लैंग्वेज में रखा जा सकता है? इटालियन में, फ्रेंच में क्या रखा जा सकता है? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? उसके कई कंडीशन है। उस कंडीशन पे तो हुआ क्या कि जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, जो स्पीसीज पाई जाती थी, उसका उसी के हिसाब से नाम रख दिया गया। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ नीम को नीम कहते हैं, कहीं पे नीमा कहते हैं, कहीं पे कुछ और कहते हैं, कहीं पे इंग्लिश में। तो जितने अलग अलग लैंग्वेज थी, उसी में एक ही पौधे के अलग अलग नाम रख दिए गए। तो वही कह रहा है कि वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया देयर लोकल नेम। हम उनका अपनी एरिया में एक लोकल नाम रखते हैं। ठीक, जैसे आपका नाम कुछ भी हो, घर का नाम कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपके स्कूल का नाम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं होते हैं जिनके दो नाम होते हैं। तो घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है। तो घर का नाम क्या हो गया? लोकल नाम हो गया। और स्कूल का जो होगा स्पेसिफिक नाम हो गया। अभी आगे आएगा, बताएंगे। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यह स्थान स्थान पे बदल जाएगा। लोकल नाम जो होगा क्या होगा? स्थान पे बदल जाएगा। जैसे आपके स्कूल में जो नाम है वो आपके घर पे नहीं है, जो घर पे है वो स्कूल में नहीं। जो आपका नाम अपने दोस्तों में, दोस्त तो सबको कुत्ता कमीना हरामी ही कह के बुलाते हैं, तो आपका यही नाम रहेगा दोस्तों के बीच में, मान लीजिए, वो तो अलग की बात है। लेकिन और लोगों में तो आपका नाम प्लेस के हिसाब से वेरिएबल हो रहा है। उसी तरह से जो लोकल नाम रखा गया ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो प्लेस जैसे बदलते जाएंगे वो वेरिएबल होगा गया। और क्या होगा? कंट्री के स्थान पे भी वेरिएबल हो जाएगा। लोकल नाम कहाँ पे? कंट्री बदलेगी तो भी उसका नाम चेंज हो जाएगा। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and means to talk to each other। कह रहा अब इससे यह कन्फ्यूजन भाई हुई कि हम किसी दूसरे से उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हमको बात करना है, हम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों दो चीज़ों से इंडिकेशन कर रहे हैं। एक ही नाउन को दो अलग अलग टर्म से अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। टू रिफर टू द आर्गेनिज्म बी द टॉकिंग अबाउट। टॉकिंग में क्या हुआ? हेंस आपकी पहली टॉपिक यहीं से बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आपके कोर्स में मेंशन है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको पढ़ना है, जो आपके कोर्स में है, तो उसको आपको बताना हो। हेंस इसलिए देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि इसी के लिए एक स्टैंडर्ड नामन का कैरेक्टर रखा गया, कि यानी नाम रखा जाएगा जो स्टैंडर्ड लेवल का होगा, और यह स्टैंडर्ड लेवल का नाम पूरे विश्व में एक होगा। समझ पा रहे हैं? आप लोकल नाम बुलाते रहिए, लेकिन स्टैंडर्ड नाम जो रखेंगे वह पूरे विश्व के लिए क्या होगा? एक होगा। क्लियर है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आपके कोर्स का, आपके सिलेबस की ये पहली टॉपिक है। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा आपका सिलेबस, तो आपके सिलेबस की पहली टॉपिक है। कई मित्रों ने सिलेबस मांगा है, जिन्हें हम सिलेबस अभी प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। 2-1 दिन में सबको सिलेबस फिर से हम प्रोवाइड करा देंगे। एक्चुअली में सबको हमने ग्रुप में ऐड कर दिया, जितने लोगों का एसएमएस आया था। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िए। ये नंबर है 8004109989। अभी तक जो है आपके 5 बैच बन चुके हैं, और एक बैच में 256 लोग हैं। तो इस तरह से अब जो न्यू बैच फार्म हो रहा है, तो इसके अभी जो मेंबर हैं, इसमें 5th बैच के जो मेंबर हैं आपके, इसमें मेंबर इस समय 100
112 या 100 इससे प्लस हो गए हैं, ठीक है, 112 या इससे प्लस हो गए हैं, यानी ये भी 5वां बैच आपका ओवर होने वाला है। यानी मेरा टारगेट है कि मैं 10 बैच बनाऊंगा और 10 बैच से ऊपर वालों को मैं सबमिट नहीं करूंगा, मतलब ग्रुप में नहीं लूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो ग्रुप में ऐड हो सकें, जुड़ सकें। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आप जल्दी से अपने आप को व्हाट्सअप कर दीजिए, ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको सारी लिंक, सारी वीडियो भेज दी जाती हैं। जो लास्ट का बैच है, उस लास्ट के बैच में नियर अबाउट 50 टू 25 लोग ऐसे हैं जिनको सिलेबस चाहिए होगा। अभी सिलेबस हमने सेंड नहीं किया है, तो बहुत जल्दी हम आपको सिलेबस सेंड कर देने वाले हैं। तो आप चिंता ना करें, अगर आपने व्हाट्सअप किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो 2-1 दिन वेट कर लीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर से मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि आपके कोर्स में पहली टॉपिक दी गई नामनक्लेचर की, ठीक है, बायनॉमियल नामनक्लेचर या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मान के चलिए। और नेक्स्ट चैप्टर है आपके 11th का, ठीक है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly, and we know that to what organism the name is attached to, this is called identification. कह रहा नामन क्लेचर के बाद क्या करना है आपको, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी उसकी पहचान करना है। नामन क्लेचर और नामिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। पहले उसे अच्छी तरह से पहचानिए तो तभी तो नामनक्लेचर करेंगे। देखिए, पहले किसी ऑर्गेनिज्म को देखे, मान लीजिए हमने किसी को देखा, देखने के बाद हम उसे पहचानेंगे ना, तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका क्या होगा, नामनक्लेचर होगा। तो कह रहा है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का नामनक्लेचर करेंगे तो उसके लिए हमें उसे करेक्टली क्या होगा, पहचानना पड़ेगा। किसको, उस ऑर्गेनिज्म को। देन उसका क्या कर देंगे, नामनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू facilitate the study, number of scientists we have stabilized procedure to assign a scientific name to each known organism। कह रहा है जितने भी जाने जाने वाले ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए एक प्रोसीजर तैयार किया गया, और उस प्रोसीजर के माध्यम से क्या किया गया, उनका नॉमेनक्लेचर किया गया, यानी नाम रखा गया। क्लियर है, एक प्रोसीजर बनाया गया और उनका साइंटिफिक नेम रखा गया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यह नाम जो रखा गया, साइंटिफिक नेम रखा गया, इस सभी बायोलॉजिस्ट द्वारा, यानी जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं। सभी बायोलॉजी के द्वारा क्या होगा, एक्सेप्टेबल है। कहाँ पे, पूरे संसार में। यानी अगर आप उस जीव का साइंटिफिक नाम लेते हैं तो वह सामने अगर आपके बायोलॉजी वाला स्टूडेंट होगा तो वह उसके नाम को अच्छी तरह से समझ सकता है, जान सकता है, ठीक है। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ए एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। कह रहा है कि जो प्लांट होंगे उनके लिए नॉमेनक्लेचर के लिए एक ऐसी साइंस की ब्रांच बनाई गई है, यानी एक प्रिंसिपल सिद्धांत बनाया गया है, जिसके तहत किसके अंतर्गत तो काम करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यानी आपको किसी का नाम करना है तो ICBN में आपको जाना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर आपके 2011 में शायद पेपर हुआ था कि 10 में हुआ था, 10 या 11 के पेपर में ICBN पूछा गया था, तो उसका नाम ये था ICBN। इसका नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी वायरस के नॉमेनक्लेचर के लिए ICBN होता है, और BN हो जाएगा तो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आपसे एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कब पूछा गया, 2010 या 11 में प्रैक्टिस पेपर में दिया गया, हमने करवाया था क्वेश्चन। हमको एग्जैक्ट समय याद नहीं आ रहा किस साल पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन मेंशन किया गया आपके प्रैक्टिस पेपर में है और पूछा भी गया, ठीक है। यू में आस्क, आप पूछ सकते हैं, हाउ द एनिमल्स नेम, एनिमल के बारे में क्या होगा तब। एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर किसी एनिमल का नाम रखना है तो उसका नाम क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के तहत उसका भी नामकरण किया जाता है। द साइंटिस्ट नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम। इससे क्या हुआ कि इंश्योर हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना नाम होगा, सिंगल नेम से वो जाना जाएगी, यानी पूरे विश्व में एक ही नाम से वह जाना जाए। जैसे हमने कहा मैंगीफेरा इंडिका, आगे आएगा एग्जाम्पल में, मैंगीफेरा इंडिका। अगर हमने मैंगीफेरा इंडिका कह दिया तो यह मैंगो का नाम है, पूरे विश्व में मैंगीफेरा इंडिका से जाना जाएगा।
हिंदी वाले उसे आम कहेंगे, इंग्लिश वाले मैंगो कहेंगे। हो सकता है किसी संस्कृत में कुछ और कहा जाता हो, उर्दू में कुछ और कहा जाता हो, अरबी में कुछ और कहा जाता हो, फारसी फ्रेंच इत्यादि में अलग कहा जाता हो। जो हमारे मित्र टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो टेट वगैरह भी देते हैं, और टेट में आपके संस्कृत या उर्दू दो लैंग्वेज रखी गई। उर्दू में भी आपके कॉमन फलों के नाम, कॉमन वस्तुओं के नाम हैं, और संस्कृत में भी कॉमन फल, वस्तु और परिवार से रिलेटेड संबंधियों के नाम दिए गए हैं। तो आपको अगर हिंदी वाले हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए संस्कृत वाले कि संस्कृत में आम को क्या कहते हैं, आम को संस्कृत में क्या कहते हैं आपको बताना है नीचे कमेंट करके। आम को यानी मैंगो को संस्कृत में क्या कहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए तो मैं खुद ही चिल्ला रहा हूँ मैंगो मैंगो। संस्कृत वाले और उर्दू वाले भी बताएं कि इसको इंग्लिश क्या नाम है, उर्दू में आम को क्या कहते हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो बात यहाँ आप कर रहे थे कि अगर किसी जीव का पूरे विश्व में कितना नाम हो गया, एक नाम हो गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द प्यूपिल इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा अराइव टू द सेम नाम। कह रहा है पूरे विश्व में कोई भी होगा वो उसे एक ही नाम से जानता रहेगा यानी जानेगा। बायोलॉजिस्ट फॉलोड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एक्सेप्टेड है, जो नाम दिया गया है वो सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। कह रहा है जो नाम होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। किसी भी जीव का एक ही नाम होता है लेकिन उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट। अगर आपसे पूछ ले कोई कि किसी जो जीव है, मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के कितने नाम होते हैं, आप कहेंगे उसके एक नाम होते हैं। अगर आपसे वो पूछेगा कितने नाम होते हैं तो आप कहेंगे पूरे विश्व में उसका एक नाम होता है, लेकिन उसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं। उसके नाम को हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज डेट कि बहुत सारे लोग हमारा नाम नहीं जानते, हम यहाँ पर उदाहरण लेकर बताते हैं। जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग अपना नाम भी लिखते हैं, साथ में अपने टाइटल का नाम लिखते हैं। जितने भी हिंदुस्तानी होते हैं अलग अलग धर्म जात मजहब में बटे हुए हैं। तो हुआ क्या कि वो अपना नाम भी लिखते हैं, साथ में अपनी जात का भी नाम लिखते हैं। ठीक, जैसे मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, ठीक है, तो मैं प्रदीप लिखता हूँ और उसके बाद फिर मैं शुक्ला लिखता हूँ। तो हमने दो नाम लिखा, एक प्रदीप मेरा नाम हुआ और दूसरा नाम जो शुक्ला है, सिर्फ शुक्ला मेरा नाम नहीं है बल्कि शुक्ला इस सभी लोगों का नाम है जो हमारे परिवारीजन होंगे, जो हमारे इष्ट मित्र होंगे, या पूरे हिंदुस्तान में शुक्ला मैं ही नहीं हूँ, इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुक्ला होंगे। ठीक, लेकिन प्रदीप स्पेसिफिक मेरा नेम है। प्रदीप किसका नाम है, स्पेसिफिक मेरा नेम है। उसी तरह से जो आर्गेनिज्म है वो कितने कंपोनेंट से बना हुआ, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहले कंपोनेंट का द जेनरिक नेम, पहला नाम क्या होता है उसका, जेनरिक नेम होता है। एंड द साइंटिफिक, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, दिस सिस्टम टू प्रोवाइडेड ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आपकी टॉपिक यहाँ से हो गई बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है सबके लिए। कह रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट, वह तरीका जिसमें एक ही नाम के दो घटक होते हों, उसे हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, आपको यकीन ना हो तो आप प्रैक्टिस पेपर उठा करके देखिए कि कैरोलस लीनियस द्वारा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया था। पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, सब कुछ यानी बता इसलिए रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछा क्यों जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आपकी टॉपिक में इंक्लूड है। किसने दिया था ये नाम, आपसे कोई पूछ ले, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर या द्वि नामकरण पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, तो आप कहेंगे कैरोलस लीनियस के द्वारा। और लीनियस की स्पेलिंग आप याद करेंगे, क्लास 11th वाले। लीनियस की स्पेलिंग क्या है, LINNAEUS। लीनियस इज बीइंग practiced by biologists all over the world. This naming system using a two words format was founded convenient. ठीक, convenient. Let us take the example of mango to understand the way of। कह रहा है कि आगे हम मैंगो का एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। ठीक, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन
एज, साइंटिफिक नेम जो मैंगो का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपको मैंगो का संस्कृत वाले जो संस्कृत से टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैंगो का नाम आपको संस्कृत में बताना है। और जो लोग उर्दू से अपनी तैयारी कर रहे हैं टेट की, वो लोग उर्दू में मैंगो का नाम बताएंगे कि उर्दू में मैंगो को क्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। कई ऐसे मुस्लिम अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हैं, कई ऐसे हैं जो संस्कृत लेकर के, हिंदू अभ्यर्थी हैं जो संस्कृत लेकर के टेट देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कमेंट आएंगे जरूर। ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटेन एज मैंगीफेरा इंडिका। क्या कहते हैं उसे? मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। नामिंग लिखने का तरीका ध्यान से देखिए, अभी आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ इट इज बाइनॉमियल नेम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनॉमियल नेम कहते हैं। द इन दिस नेम, इस नेम में अगर हम ध्यान दें तो मैंगीफेरा रिप्रेजेंटेड एज द जीनस। कह रहा है मैंगीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके जीनस के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल जबकि इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज, और इंडिका किसको बता रही है? पर्टिकुलर स्पीसीज यानी उसकी जात को बता रही है। ठीक। आर ए साइंटिफिक एपिथेट अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर आता। हाँ, कह रहा है कि इसके कुछ रूल्स हैं, जो नियम हैं उसके बारे में बता दें। इसके 4 नियम मुख्यतः हैं। कितने नियम हैं? 4 नियम हैं। चारों नियम पे एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला नियम है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन रिटन इन द इटालियन। लैटिन वर्ड है और किस भाषा में लिखा जाता है? इटैलिक में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है या इटालियन लैंग्वेज में लिखा जाता है। पहला, दे आर लैटिनाइज आर डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रिस्पेक्टिवली देयर ओरिजिन। कह रहा है कि ओरिजिन के आधार पे इससे इटैलिक लैंग्वेज में या लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। पहला नियम। ठीक। दूसरा नियम, द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंटेड द जीनस। पहला शब्द जो लिखा जाएगा, 2 कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होगा किससे रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को, यानी उसके वंश को। वाइल द सेकेंड नेम रिप्रेजेंटेड टू द स्पेसिफिक नेम, या उसके स्पीसीज को। सेकेंड नाम उसके किसको दिखाएगा? उसके जात को दिखाएगा। यानी पहला नाम उसके वंश को दिखाता है और दूसरा नाम उसके जात को दिखाता है। तो 2 नियम हो गए। पहला नियम क्या है? कि इसे इटालियन लैंग्वेज में लिखा जाता है या इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा वो क्या है इसका कि इसका पहला नाम जो, दूसरा नियम जो है, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट उसके जीनस को दिखाता है, जबकि दूसरा कंपोनेंट उसके स्पीसीज को दिखाता है, स्पेसिफिक। ठीक। तीसरा नियम, नियम नंबर 3 है बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम। दोनों वर्ड कैसे होंगे? बायोलॉजिकल नेम होंगे। विच हैंड राइटिंग्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। कह रहा है जब हम उसे हैंड राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है, जब हम उसे क्या लिखते हैं? हैंड राइटिंग में लिखते हैं, तो हम क्या काम करते हैं? उसे सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। यानी जो वर्ड लिखे जाते हैं उसे सेपरेट करके अंडरलाइन कर दिया जाता है। जैसे ये पूरा पैरा देखिए, लास्ट के दोनों शब्द आप देखिए, खुद ही आपको लग रहा है अलग तरह से लिखे गए हैं। तो ये तो टाइपिंग किया गया, फॉन्ट चेंज किया गया है, लेकिन हम फॉन्ट तो चेंज नहीं कर सकते। जब हम रिटन कर रहे हैं तो हैंड राइटिंग में, तो रिटन करते वक्त हम फॉन्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम टर्म के नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। कह रहा सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और किस में करेंगे? उसको इटैलिक्स में प्रिंट कर सकते हैं। जब लिख टाइप करेंगे तो उसे इटैलिक में टाइप कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं। आगे कह रहा है चौथा, द फर्स्ट वर्ड डोनेटेड द जीनस स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर। कह रहा जो फर्स्ट वर्ड होगा, यानी 2 कंपोनेंट में जो पहला कंपोनेंट है, जो जो जीनस को शो करता है, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी देखिए मैंगीफेरा का यम जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जो स्पीसीज का नाम होगा, स्पेसिफिक नेम होगा, उसे हम लोग स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडिका का देखिए आई से। चाहे यहाँ पे किसी देश का नाम ही क्यों ना आए, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, जब देश का नाम आता है तो उसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही देश का नाम आता है, इंडिका, यहाँ पे देखिए देश का नाम आ रहा है, इंडिया आ रहा है, लेकिन आप यहाँ किससे लिखेंगे? मैंगीफेरा इंडिका लिखेंगे तो आई को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे और यम को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कैपिटल लेटर से। क्लियर है? आई होप कि यू आर अंडरस्टूड। ठीक। इट कैन बी
इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल। इस तरह के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अगर आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो आप इसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, 4 नियम है। पहला नियम ये है कि इसे इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कह रहा है कि इसमें 2 नाम होते हैं, दोनों घटक के, एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीसीज का नाम होता है। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम कह रहा है, किसको कह रहा है तीसरा नियम, तीसरा नियम कह रहा है कि इसको जब आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो दोनों को, जीनस को अलग और स्पीसीज को अलग, अंडरलाइन कर देते हैं। और जब आप, चौथा नियम कह रहा है कि जो जीनस होगा उसे कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं और जो स्पीसीज होगा उसे स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। नेम ऑफ द ऑथर्स अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक, कह रहा है कि इसके बाद जो स्पेसिफिक नेम लिखते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आप चाहें तो उसके ऑथर का नाम लिख सकते हैं, किसने उसका नाम दिया, यानी जो ऑथर है किसने उसका नाम दिया उसका भी नाम आप लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में। एंड इज रिटन इन एन एब्रिसिएटेड फ्रॉम, ठीक, जैसे उसका एब्रीवेशन क्या लिखेंगे, एब्रिएशन लिखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। एब्रेशन में इसका क्या हो गया कि लिन मतलब लीनियस को, मैंगीफेरा इंडिका किसने नाम दिया है, लीनियस ने दिया है, तो उसके आगे क्या लिख दिया आप, लिन लिख दिए। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लीनियस, यह स्पीसीज सबसे पहले किसके द्वारा डिस्क्राइब की गई थी, लीनियस के द्वारा डिस्क्राइब की गई थी। तो ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। Since it is the nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to diverse some means to make this possible। कह रहा है कि अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, 17 लाख जीव हैं, तो इनको एक एक सेपरेट करके स्टडी करना संभव नहीं है। तो क्या काम करते हैं, इनका ग्रुप बनाना शुरू किए, ठीक है। जब ग्रुप बनाना शुरू किए तो उसके लिए इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। कह रहा है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सेम सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कह रहा है कुछ उनके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के बाद उन लोगों का क्या करना है, हमें एक ग्रुप बना देना है। उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल। हम आसानी से प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन प्लांट है कौन एनिमल। आर डॉग्स कैट एंड इंसेक्ट, और कैट डॉग और इंसेक्ट को भी बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैट है, डॉग है, ये इंसेक्ट है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स बी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विद द ऑर्गेनिज्म इन टू द ग्रुप। हम उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को करके ग्रुप बनाते चले जाएंगे। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक द डॉग। कह रहा आपसे जैसे हम डॉग बोले तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है। हम डॉग बोल रहे हैं, आपके माइंड में एक इमेज बन गई। टाइगर, तो आपके माइंड में एक इमेज बन गई, ठीक। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहे हैं तो आपके माइंड में एक इमेज आ रही। हमने राइनोसेरस बोला, आपके माइंड में एक इमेज आ गई, ठीक है। हमने आपसे क्या बोला, गुआवा बोला, आपके माइंड में एक इमेज आ रही। इसका मतलब कि हमने उस वस्तु को पहले से देख रखा है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे फोटो प्रिंट वगैरह में, टीवी वगैरह में देखे हैं, चाहे उसको हमने डायरेक्टली देखा है, ठीक। The moment we use any of these terms, they associated with a certain character of the group. What image do you see when the thing duck? Obviously, each one of us will duck. आपके दिमाग में क्या आया, डॉग आया। हमने कैट कहा, कैट आया। हमने लायन कहा, लायन आया। जिसके बारे में हमने चर्चा की, आपके दिमाग में वो आया। सिमिलरली सपोज, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आ गए, हमने 2 लाइन छोड़ दिया। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, यू वुड of course think the animal विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। देखिए यहाँ पे जैसे हमने मैमल के बारे में कहा, मैमल मतलब स्तनधारी, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जो स्तन रखते हैं, यानी जिनकी जो मादाएं होती हैं उनके पास स्तन पाया जाता है और उससे मिल्क का सिक्रीशन होता है जिसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। तो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है उन्हें हम लोग मैमेलिया में रखते हैं। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, थिंक एनिमल दैट एक्सटर्नल ईयर, इनके बाहर कान पाया जाता है, ठीक।
जितने स्तनधारी होंगे उनमें क्या पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है। ये बहुत बेसिक कैरेक्टर है, याद रखिएगा। बॉडी हेयर, बॉडी पे बाल भी पाए जाते हैं। अगर आपके बॉडी पे बाल नहीं पाए जाएंगे तो आप दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे, इसलिए बॉडी पे बाल पाया जाना है। जिन लोगों के सर से बाल जा रहे हैं वो भी सोचें कि अब दूसरे जात में जा रहे हैं मानव से, ठीक है। तो यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे थे, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल ईयर यह आपका एक फीचर है मैमेलिया होने का, और दूसरा क्या है, आपके बॉडी पे बाल का पाया जाना। लाइकवाइज इन द प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, इफ़ यू ट्राई टू टॉक द व्हीट, हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हीट को। व्हीट मतलब गेहूं के पौधे की। द पिक्चर्स ईच ऑफ द आवर माइंड्स विल बी ऑफ द वाइट व्हीट प्लांट, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई, जो पिक्चर किसकी है, व्हीट प्लांट की, यानी गेहूं के पौधे की। अगर आपने गेहूं का पौधा देखा होगा तो आपके माइंड में गेहूं के पौधे की एक इमेज बन गई। नॉट टू द राइस, राइस पौधे की नहीं बनी, बाजरा की नहीं बनी, ज्वार की नहीं बनी, आपके माइंड में किसका इमेज बना, राइ व्हीट प्लांट की, ठीक है। हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट, मैमल, स्वीट, राइस प्लांट, एनिमल्स इट्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यू टू द स्टडी ऑर्गेनिज्म। इन सबको एक जगह रख के हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म टर्म को उपयोग कर सकते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा, कह रहा इन कैटेगरीज के लिए जो साइंटिफिक टर्म है वो क्या कहलाता है, टेक्सा कहलाता है। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन indicate categories at very different level. Plant also form a taxa. प्लांट क्या एक टैक्सा है। व्हीट इज ऑल्सो ए टैक्सा, व्हीट भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, डॉग आर ऑल टैक्सा, सभी टैक्सा हैं। बट यू नो डेट ए डॉग इज ए मैमल, आप जानते हैं कि एक डॉग क्या है, मैमल है। बट मैमल्स आर एनिमल, और मैमल्स जो हैं क्या है, एनिमल है। देयर फोर एनिमल, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंटेड टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, सभी अपने टेक्सा को अलग अलग स्तर पे दिखाई देते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अनुसार सभी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, अलग अलग टेक्सा में डिवाइड कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी भी आपके कोर्स में है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, और किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फीचर पे, इंटरनल फीचर पे, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे, डेवलपमेंट ऑफ सेल पे, ठीक। प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल and form the basis of the modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the process that are basic to the taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. The early days human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification be based on the use of the various organisms. Human beings were since long and only interested to knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also of the relationship among them. The branch of study आर रिफर्ड टू एज द सिस्टमेटिक्स, जिसमें पूरे क्लासिफिकेशन को हम लोग करते हैं, टेक्सोनॉमी को करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक रूप से अरेंज कर देना। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी, लीनियस ने इस शब्द को क्या कहा था, सिस्टमा नेचुरी कहा था। एज द टाइटल ऑफ हिच पब्लिकेशन, उन्होंने एक सिस्टमा नेचुरी नाम से एक बुक पब्लिश की थी। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इन लार्ज इन include identification, nomenclature, and classification. Systematic takes into the account evolutionary relationship between the organisms, और किसको शो करता है, evolutionary relationship किसके बीच में, ऑर्गेनिज के बीच में। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आपको पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, एक और आवश्यक जानकारी कि चैनल पे एक वीडियो आपके लिए पड़ी है कि हाउ टू अर्न मनी मंथली पेमेंट टू डेली पेमेंट,
यानी जो मंथली पेमेंट आपकी होती है उससे हम कैसे डेली पेमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम कैसे अर्न कर सकते इतना ज़्यादा मनी, इसके बारे में आपको एक वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अभी नहीं है, 2-1 दिन में वो वीडियो आपको सीन होने लगेगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम बता रहे हैं 2-1 दिन में आपको वीडियो सीन होगी, तब आप देखिएगा, हम ग्रुप में भी भेजेंगे। कैसे हम जो हमारी मंथली सैलरी होती है उसे डेली सैलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हो सकता है इसे हम बताएंगे आपको एक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।